सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में आम इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और सियासी गहमा गहमी, जोड़ तोड़, सीट एडजस्टमेंट, इंतखाबी इत्तेहाद और शमूलियतों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। कई सियासी परिंदे एक डाल से दूसरी डाल पर जाते और मंडलाते नजर आ रहे हैं। निज़ाम जमहूरियत चलाने के लिए शफाफ इंतखाबात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात इस हवाले से बहुत अहम है कि उनमें 16,05,000 नौजवान वोटर्स का इजाफा हुआ है। यही नहीं बल्कि आज का जो वोटर है वो माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा बाशऊर है, समझ बूझ रखने वाला है, ज़हीन है, जिसे खोखले नारों, बुलंदो बांग दावों, बिरयानी की प्लेटों, मोटरसाइकिलों पर कायल नहीं किया जा सकता। आज का वोटर अपने वोट की अहमियत से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो जानता है कि कब, कहां, किससे क्या सवाल करना है। आज का वोटर अपने हक के लिए आवाज उठाना जानता है और आज के वोटर को इंतखाबी वादों और हकायक का फर्क बखूबी पता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की अलामत समझी जाने वाली जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पुरानी तर्ज सियासत को बदलने की बात की, नौजवानों को हर मैदान में आगे बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने। हालांकि इसके बाद मुखालिफिन ने बिलावल पर जो तंज के नश्तर बरसाए, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया बदला नहीं और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नारा भी बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा रखा गया है। इसी तरह मुल्क की एक और बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून ने भी तारीख में पहली बार मंशूर की तैयारी के अमल में हर पाकिस्तानी को तजावीज़ देने का फैसला करते हुए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा का कहना है कि 5 जनवरी तक अंदरून और बैरून मुल्क हर पाकिस्तानी काबिले अमल तजावीज़ दे सकता है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब कराची में मौजूद हैं और उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की, मगर दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात अभी तक तय नहीं हो सके हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में अवाम किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और किस पार्टी को वोट देते हैं, और क्या नौ मुंतखब हुकूमत आवाम की उम्मीदों को पूरा भी कर पाती है, इसका फैसला आने वाला वक्त कर देगा। बहरहाल साल 2023 तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ, अच्छी बुरी यादों के साथ इख्तिताम पजीर होने को है और इसी हवाले से हमने अहम जो मुल्की वाक़यात हैं उन पर मबनी एक रिपोर्ट बनाई है। वो देखते हुए मेहमानों की तरफ चलते हैं। पहले ज़रा रिपोर्ट देखिएगा। जी तो नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी और अब मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी, सीनियर एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। PMLN से दानियल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कुछ देर के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान से अशरफ वोहरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से शुरू करना चाहूँगी। मुजम्मिल साहब, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं आप? हर जमात ये दावा कर रही है कि हर जमात से ही वज़ीर आज़म बनेगा, यानी वही मैदान मारेंगे और भारी अक्सरियत के साथ मैदान मारा जाएगा। लेकिन आप जैसे सीनियर तजियाकार यही तबसरे करते हुए नजर आते हैं कि कोई भी सादा अक्सरियत से सामने नहीं आएगा, यानी हमें ये समझ आती है कि कोई मखलूत सेटअप आएगा, क्योंकि अभी जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी ये बताती है। लेकिन मखलूत सेटअप के लिए मुजम्मिल साहब अभी से एक दूसरे पर इतनी तनकीद, फिर मखलूत सेटअप में यही लोग इकट्ठे एक पेज पर आ जाएंगे, कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? अब आप मखलूत सेटअप को कैसे डिफाइन करती हैं, ये एक अलग बात है। अगर आपके ख्याल में मखलूत सेटअप ये है कि आगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो मुझे ये नजर नहीं आता है। मुझे नहीं नजर आता कि ये दोनों जमातें आगे कोई मिलकर हुकूमत बना सकेंगी। अगर मखलूत सेटअप में आप यानी एक में से आपको भारी ऑपोजिशन में नजर आएगी? जी, एक ऑपोजिशन में होगी, या मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में होगी या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होगी, दोनों हुकूमत में नहीं। और वो प्रॉपर तगड़ी ऑपोजिशन होगी, कोई फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं होगी। सर्टनली जो ऑपोजिशन होती है वो तगड़ी होती है, फ्रेंडली कभी भी नहीं होती है। तो जब तक कि ऑपोजिशन रिजाइन करके पार्लियामेंट से बाहर ना चली जाए, वरना तो आप देखें इमरान खान अपना पहला खिताब नहीं कर सके थे पार्लियामेंट में। इतनी बड़ी मजबूत हुकूमत, 1 पेज, फौज साथ, एस्टेब्लिशमेंट साथ, जनरल फैज साथ, पहला खिताब पार्लियामेंट में नहीं कर सके थे क्योंकि ऑपोजिशन तगड़ी थी और उन्होंने नहीं खिताब करने दिया था पार्लियामेंट में। तो ऑपोजिशन तगड़ी होती है तो फिर पार्लियामेंट में नजर आती है। मुझे नहीं नजर आता कि आपको नजर आएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक हुकूमत बनाएंगे। ये जरूर है कि छोटी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में शराकतदार हो सकती हैं, ये दोनों बड़ी सियासी जमातों में से जो भी हुकूमत बनाएगा उसके साथ। लेकिन मुझे अब भी ये नजर आता है कि
अब पाकिस्तान में शायद मुस्लिम लीग नून कोई बहुत ज्यादा बड़ी मखलूत हुकूमत बनाने के मूड में भी नहीं होगी। अगर उनको 4, 5, 6 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी तो वो नहीं बनाएंगे, वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे और ये मौका किसी और जमातों को दे देंगे, क्योंकि ये तय हो गया है कि मखलूत हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। तो मुझे तो लगता है ना पीटीआई को मखलूत हुकूमत बना सकती है, ना नून बना सकती है। पीपल्स पार्टी सिर्फ मखलूत हुकूमत बनाने के मूड में है। अब वो कितना कामयाब होते हैं, कितना नाकाम होते हैं, ये वक्त ही बताएगा। ठीक है। अच्छा दानियल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। दानियल साहब, शहबाज शरीफ साहब कराची में हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत से उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक अभी तक कोई खबर सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि मुज़ाकरात अभी कामयाब नहीं हो सके हैं। तो मामलात में इल्तवा किस पॉइंट पर आ रहा है, क्या समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि जो आपने बात की कि सीट एडजस्टमेंट की बात आप कर रही हैं, वो देखिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी कोशिश है, कुछ इलेक्शन से बाद और कुछ इलेक्शन से पहले, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो, मुल्क आगे एक्सेल कर सके और ये सियासी जो हालात हैं इन बहरान से निकल सके, तो हम उन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे। हम एक बात तो बड़ी क्लियर है, अब सीट एडजस्टमेंट में कुछ एक मांगे, कोई 2 मांगे, कोई 3 मांगे, लेकिन हम उसका जो हल है वो बैठ के अनाउंस करेंगे अगले कुछ आने वाले दिनों में। लेकिन जहां तक बात आपने की गवर्नमेंट की, देखिए एक फैसला 8 अक्टूबर को हो चुका था, जब लाखों लोग मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने निकले और पंजाब ने फैसला कर दिया था, और पंजाब ने ये फैसला किया कि उसका अगला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ है। तो आपने कुछ देर पहले बिलावल साहब की एक तकरीर चलाई और उन्होंने कहा कि हमने डिलीवर किया है। मेरा उनकी जमात या उनसे सवाल कि उन्होंने डिलीवर क्या किया? घर के बच्चों के लिए, जहां आज भी बच्चे गंदा पानी पी के मर जाते हैं, या थर के उन बच्चों के लिए जो बुखार होने की वजह से मर जाते हैं और उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, या उन लोगों के लिए जो कराची में जब लैंड करते हैं तो अपने मोबाइल फोन जराबों के अंदर जाके छुपाते हैं, या उन लोगों के लिए काम और डिलीवर किया कि जब आप कराची एयरपोर्ट से निकल के डिफेंस तक जाते हो तो आपकी कमर दुख जाती है कि वहां के रोड्स तक नहीं बनाए इन्होंने सिवाय मेरे भाई की जमात ने, सिवाय प्रोपेगेंडा, सिवाय बातें और सिवाय अपने जाती मफाद के लिए इस मुल्क के लिए कुछ इतना खास काम ना कर सके। अब वो बात हम इस तरह करते हैं। तो सर अगर सिंध में आप लोग सिंध में भी जाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सिंध में भी आप लोगों की हुकूमत बने, तो उसके लिए फिर आप लोग एमक्यूएम के साथ आपके मामला सीट एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ सामने वाजे नहीं हो सका, तो वहां पे डेडलॉक कहां पर आया है? देखिए हम सिंध में क्यों जाना चाहते हैं? हम सिंध में इसलिए जाना चाहते हैं कि सिंध के जो लोग हैं वो आज खड़े होके हमें बार बार कहते हैं कि खुदारा सिंध को। मैं ये नहीं जानना चाह रही कि आप क्यों जाना चाहते हैं, वो तो आपने समझा दिया। मैं ये कह रही हूँ कि वहां जाने के लिए फिर जारी बात आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे, एमक्यूएम आपके साथ होगी, आप लोग मिलके फिर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे, तो वो आप एक साथ जो नहीं हो पा रहे अभी तक प्रॉपरली कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब जो नहीं हुए उसकी वजह बता दें। नहीं, कामयाब नहीं हुए तो तब नहीं होते ना कि जब फेल हो जाए। अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, चीजें डिस्कस की जा रही हैं, बात की जा रही है। चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अरशद वोहरा साहब से भी जान लेते इसी हवाले से। जाने साहब आप मेरे साथ ही रहिए। ठीक है। अरशद वोहरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम से। यही सवाल लेके मैं अरशद साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब जो कि कराची में हैं, मुलाकात भी हुई आपके वफ्द से, क्या वजह है अभी तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई खुलकर पिक्चर क्लियर नहीं हो रही? थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, चीजें इतनी जल्दी क्लियर हो जाएंगी तो अभी तो इलेक्शन में टाइम पड़ा हुआ है, 2-3 दिन में हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी पीएमएलएन के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है पिछले 16 माह में। आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है। देखिए 16 माह में हमारी जो है एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है जब हम गवर्नमेंट में इनके साथ थे, और इन्होंने जो वादे हमसे किए थे, पर्टिकुलरली पीएमएलएन ने, वो वादे पूरे हुए। 10 साल के बजाय 5 साल में मरदमशुमारी भी हुई, हल्का बंदियां भी दुरुस्त हुई, तो हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं
और जहाँ तक ताल्लुक है जो हमारा इनके साथ जो अलायंस की बात हो रही है, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो वो सिर्फ इनके साथ नहीं हो रही, वो GDA के साथ भी हो रही है और JUI के साथ भी हो रही है, तो इवन ANC के साथ भी हो रही है। तो देखें विद इन फ्यू डेज, मतलब ज़ाहिर टाइम इतना ज़्यादा तो रहा नहीं है। तो जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, एक ही सीट का इशू ज़्यादा चल रहा है जो कि मीडिया पे चल रहा है, वो है NA 242 है, जिस पे मुस्तफा कमाल ने पहले जब आज से 2 साल पहले बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें उन्होंने PMLN से ज्यादा वोट लिए थे, वहां पे उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं आइंदा इलेक्शन इस हल्के से लड़ूंगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे ख्याल से तकरीबन जो 1000 दिनों में शायद ही हर हफ्ते में 5 दिन मुस्तफा कमाल ने अपने उस हल्के में गुजारा है। उस इलाके के लोगों की उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है। अच्छा साहब, यानी हम कह सकते हैं कि अभी डिमांडिंग, ठीक है, ज़्यादा डिमांडिंग जो पोजीशन है वो आप लोगों की है, क्योंकि नून लीग को सिंध में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि सिंध में अपनी वो पोजीशन मजबूत करने के लिए जो कि नून लीग की पंजाब में है, उसके लिए उनको आपकी ज़रूरत है। तो फिर आपकी डिमांड्स ऐसी हैं कि अभी तक बात नहीं बन पा रही। देखिए, बात अगर जो है, अभी मैं आपको कंक्लूड तो नहीं कर सकता कि भाई वी हैव कम टू ए कंक्लूजन। डेफिनेटली वी आर ऑन द टेबल। हमारी 3 रुकनी टीम है जो उनके साथ बैठकर निगोशिएट कर रही है चीजों को, और ये एमिकेबली रिजॉल्व होगा। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि ये एमिकेबली रिजॉल्व होगा, इसमें कोई डेडलॉक नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप रही है और हम चाहते हैं, हम पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं। इस सूबे में पीपल्स पार्टी ने 15 साल में जिस तरीके से अभी आसिफ जरदारी साहब ने खुद अपनी, सर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ पुराने लोग पीपल्स पार्टी में शरीक हो गए, शामिल हो गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा लॉस है आपके लिए? ये अनीस एडवोकेट साहब और ये रजा हारून साहब के वाले से मैं बात कर रही। अर्शद साहब हमारे साथ, लाइन ड्रॉप होगी, चले जी जब दोबारा आते हैं लाइन पे तो उनसे ये बात करते हैं। मुजम्मिल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ ये सवाल लेके कि अभी ये जो रजा हारून साहब और अनीस एडवोकेट साहब ने शमूलियत इख्तियार की पीपल्स पार्टी में, ये कितना बड़ा धचका है MQM के लिए? ये मैं नहीं समझता, MQM में किसी फर्द का वोट नहीं है और कराची में कोई विनिंग हॉर्सेस भी नहीं है। कराची शहर की अगर सियासत देखी जाए तो वहाँ जमातों का वोट है। वहाँ तो फारूक सत्तार अकेले नहीं जीत सकते, मुस्तफा कमाल अकेले नहीं जीत सकते, कोई भी। मुझे कराची में ऐसा आप एक नाम बता दें जो कहे कि मैं अपनी पार्टी टिकट के बगैर कराची से जीत सकता हूँ। तो ये लोग MQM में साइडलाइन थे, नई जो क़यादत थी MQM की उसमें इनकी जगह नहीं बन रही थी, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी में चले गए, जो एक रूटीन का मामला है। लेकिन कराची की सियासत में कोई विनिंग हॉर्स नहीं है, वहाँ जमातों का वोट है। MQM जिसको टिकट दे देगी उसको MQM का वोट डाल जाएगा, जिसको पीपल पार्टी टिकट दे देगी उसको पीपल्स पार्टी का टिकट वोट डाल जाएगा, जिसको जमात इस्लामी टिकट दे देगी उसको जमात इस्लामी का वोट डाल जाएगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कराची की सियासत में किसी का इधर से उधर जाने से कोई जमात कमजोर होती है या कोई जमात मजबूत होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अर्शद वोरा साहब हमारे से दोबारा लाइन पर हैं, इसके बाद जाने से आपकी तरफ आती हूँ। अर्शद साहब मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये जो अनीस एडवोकेट साहब हैं, रजा हारून साहब हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, आप इसको अपनी पार्टी के लिए लॉस समझते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, शायद मेरी आवाज आपको नहीं आई थी, मैंने कहा इट डज नॉट मैटर फॉर द पार्टी एट ऑल। इन्होंने 2018 में पार्टी छोड़ी हुई है, दे वर इनएक्टिव, दे वर टोटली नोवेयर इन द पॉलिटिक्स। 6 साल हो गए इनको पॉलिटिक्स से बाहर हुए और जो है ये शायद कभी कभी ट्विटर पे होते हो, अदरवाइज ये तो पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते। पार्टी छोड़े हुए इनको 6 साल हो गए, तो कोई हमारे नफे नुकसान की तो बात ही नहीं है इसमें। आई थिंक मैं तो बल्कि समझता हूँ कि हमने हैवी बैगेज तो जो है लोड ऑफ किया है। ठीक। अच्छा, जब तक कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेता सर, फिर पहले से पहले PSP भी जो बनी थी और फिर मुस्तफा कमाल साहब और आप लोग फिर इकट्ठे हो गए, तमाम धड़े जो थे MQM के वो भी मिल गए, जब तक कोई नई पार्टी ज्वाइन नहीं करता तो एक तासुर ये रहता है कि वो नाराज है और उसी पार्टी का हिस्सा है। जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ओपनली तो अनीस एडवोकेट जो है वो उन्होंने PSP छोड़ने के बाद शायद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। रजा हारून जो है वो ट्विटर पे एक्टिव रहे हैं, अदरवाइज उन्होंने भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी एंड ही वाज वेरी मच अगेंस्ट वेदर इट वाज PSP वेदर इट वाज MQM। तो उनका मैं नहीं समझता कि ठीक है, ही वाज इन MQM बिफोर, ही वाज इन PSP बिफोर, बट
राइट नाउ ये चीजें मैटर हमारे लिए नहीं करती। हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ये चीजें मैटर नहीं कर रही। जो भी जा रहा है ठीक है, जो कुछ लोग पहले गए हैं वो भी जाएं, तो हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, वो अपनी पॉलिटिक्स करें। जहाँ तक ताल्लुक है जिस पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं वो आप सबके सामने आया है। मैं अभी आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी, मैं आपको बता रहा था कि जरदारी साहब ने जी प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लें। जरदारी साहब ने जो अपनी स्पीच की थी बेनजीर शहीद की बरसी के मौके पे, उन्होंने कहा था कि वफाक गरीब है, और तो वफाक गरीब है तो उसका मतलब सूबे अमीर है। जब सूबे अमीर हैं तो 22,000 अरब रुपए 22,000 बिलियन रुपीज इनको 15 साल में मिले। 15 साल से सिंध के अंदर इनकी हुकूमत रही है और 22,000 अरब रुपए जब इनको मिले हैं। अच्छा दानिश साहब, क्या वजह है कि कागजात नामजदगी भी जमा हो गई है? अब इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेन है बिलावल साहब ने तो बाकायदा शुरू कर दी पीपल्स पार्टी ने, तो नून लीग अभी उस तरह से एक्टिव क्यों नज़र नहीं आ रही है अभी तक? कुछ जलसे और वो बाकायदा इलेक्शन सीजन वाली जो एक धूम होती है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जी सर, दोबारा बोलेंगे, आवाज़ काट ली थी आपकी। मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी ने बाकायदा अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है, नून लीग की जानिब से इलेक्शन मुहिम उस तरह नज़र नहीं आ रही है, आपकी पार्टी उतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है जलसों के हवाले से, या इसमें थोड़ा सा डिले क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, हमने एक बहुत बड़े अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 21 अक्टूबर से पहले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए और पार्टी को मोबिलाइज किया। वो जो एक्सरसाइज है वो और कोई जमात अभी तक कर नहीं सकी। तो हमने अपना प्रिलिमिनरी स्टेज का जो वर्क है वो हमने कुछ महीने पहले कंप्लीट किया हुआ था। जहां तक पार्टी के लोकल कैंडिडेट की बात है, जिसका मैं नेशनल का हूँ या और जो है, तो उन सबको हदायत दे चुकी हैं और हम सब अपने अपने हलकों में इवेंट्स और चीजें कर रहे हैं। अब जहां तक जमात के आप बड़े लीडर्स की बात कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, जो अभी वीक आ रहा है, उससे शुरू होंगे और हमारा अगले 25 दिनों का जो प्लान है वो सामने आ जाएगा। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, बार बार ये मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन कमीशन पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और उनका एक इस तरह का बयान जो कि बाकी बड़ा अलार्मिंग भी है। उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन मुहिम के दौरान मेरा कोई भी कारकुन जख्मी हुआ तो उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस होंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? सर्टनली केपी में और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं और उनका मौक़िफ़ वो कहते रहे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसमें इलेक्शन कैंपेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दहशतगर्दी है और है। ये ख़तरात अपनी जगह मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को हदायत देनी चाहिए ताकि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी दी जा सके, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत प्रॉब्लम है उन दोनों सूबों में और वो बेवजह ये बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात में वजन है। आपने बाजोड़ का वाक़या देखा था जहाँ उनके इतने कारकुन जहाँ बाहक हो गए, उसके अलावा भी वो खुद भी टारगेट पे हैं, उनकी पार्टी के और रहनुमा भी टारगेट पे हैं। तो इसलिए वहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन तो बहुत ख़राब है केपी और बलूचिस्तान में। उसको देखते हुए वहाँ कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए ताकि पुरअमन इंतखाब हो सके। ठीक है। अच्छा अरशद साहब, ये कराची के जो मसाइल हैं, अगर हुकूमत आ जाती है नून लीग की और एमक्यूएम भी, अगर आप जीडीए आप लोगों का एक इत्तेहाद जो बन जाता है, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात बन जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन केस, खैर वो तो दावा करते हैं कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, सिंध में उन्हीं की हुकूमत होगी, उन्हीं का वजीर आला होगा, लेकिन इन केस कि अगर ऐसा हो जाता है कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे दी जाएगी तो फिर एमक्यूएम ज़्यादा समझती है कि कराची के मसाइल क्या हैं, सिंध के मसाइल को आप लोग समझते हैं। खासतौर पर कराची हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, बड़ा शहर है कराची, तो आप लोग इन मसाइल को कितनी जल्दी हल कर लेंगे? अगर फिर आप ना कर सके तो फिर तो आप लोगों से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। पास एक्सपीरियंस रहा है और एमक्यूएम जब गवर्नमेंट में रही है और खुली तौर पर गवर्नमेंट में रही है, फ्री हैंड मिला है, तो एमक्यूएम हैज डिलीवर्ड इन द पास्ट। एमक्यूएम का ही दौर है जिस दौर को कहा जाता है
कि कराची जो है दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। ये एमक्यूएम ही थी जिसने K2 कराची को दिया, ये एमक्यूएम ही थी जिसने K3 दिया, और अब K4 का भी मंसूबा हमने उस वक्त जो है उसका प्लान दिया था, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए था कंटिन्यू करते, और आज तक K4 के लिए कराची की आवाम रुल रही है। तो ये एमक्यूएम ही है जिसने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया था। एमक्यूएम ही डिलीवर कर सकती है, एमक्यूएम ही डिलीवर करेगी, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज सीवेज सिस्टम, वेदर इट इज वाटर सिस्टम, वेदर इट इज गैस, एनीथिंग, यूटिलिटीज। आपकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो सारे खंडर बन चुके हैं, तो इंडस्ट्रियों का रिवाइवल है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो कि आपके सिंध में, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि बिलावल साहब ने 10 पॉइंट का जो एजेंडा दिया है, मैनिफेस्टो दिया है, उस मैनिफेस्टो में 700 कार्ड इशू करेंगे ये। तो आवाम को तो ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट या उससे भी उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, आवाम के लिए कोई प्लान नहीं दे रहे कि कौन सा। वैसे आप अग्री करते हैं? मुखालिफिन के बारे में भी कहते हैं कि जो बात सही हो मान लेनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी दावा करती है कि उन्होंने अंदरून सिंध भी काम किया, सेहत के हवाले से खासतौर पर सेहत के शोबे में बड़ा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी खैर वो बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं पर अगर आप क्रेडिट देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं काम किया है थोड़ा बहुत? इंफ्रास्ट्रक्चर जरा मुझे प्लीज बता देंगे आप, कौन सा अस्पताल का काम? ये पीपल्स पार्टी दावा करती है। वही आपके अस्पताल, जो सक्खर के अस्पताल आप दिखा रहे थे कि वहाँ पे कुत्ते फिर रहे हैं, वही। मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी इतना दावा जब आके स्क्रीन पर करती है। अभी देखिए डॉक्टर साहबा, अभी जो है 15 दिन नहीं गुजरे, आप ही के चैनल ने दिखाया था कि बदीन से 2023 की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नए कोर्सेज रद्दी में बेचे जा रहे थे। रद्दी में 70 लाख बच्चा जो है इस सूबे का स्कूल से बाहर है, हजारों अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च किए हुए हैं। आप किस शोबे की बात करती हैं? ये जो 2-3 अस्पताल गिनवाते हैं, इन अस्पतालों में इन्होंने काम नहीं किया, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और बाहर के लोगों ने, ये जिस जिना अस्पताल की बात करते हैं उसको चलाने वाले, वो सर्जरी के लिए नाइट, जो कैंसर के लिए जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी आई है, दैट इज बीन गिवन बाय समबडी एल्स एंड दे आर रनिंग इट। उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, और जिस दिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो वो भी बैठ जाएगी। तो ये जो है ठीक है मुजम्मिल साहब, इस पे मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। जी, ये जो बात अर्शद साहब कर रहे हैं कि ये बड़ा दावा किया जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से, खासतौर पे सेहत के शोबे में कहते हैं हमने बड़ा काम किया है। आपकी इस पे क्या राय है? आप तो एक सहाफ़ी हैं, आपकी एक न्यूट्रल राय होगी, क्या कहेंगे आप? ठीक है, पीपल्स पार्टी के काम को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक काम अंदरून सिंध देखा जा सकता है जहां वो स्ट्रांग है, एक काम कराची में देखा जा सकता है। यकीनन जब आप कराची देखते हैं और 15 साल का इक़्तिदार देखते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी उस तरह नजर नहीं आती है। लेकिन अंदरून सिंध यकीनन उन्होंने कुछ अस्पताल बनाए हैं जो हार्ट के और दूसरे जिनको स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जा रहा है, और जहाँ फ्री हार्ट का इलाज भी हो रहा है। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और काजर है, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा। वेलकम बैक नाजरीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा ज्वाइन करने के लिए। अच्छा नफीसा साहिबा, आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब कराची में हैं और एमक्यूएम के पास वो गए, और क्या कोई सलाम बड़े भाई का आप लोगों तक भी पहुंचा है, या आप लोगों का भी नून लीग की मेहमान नवाजी का कोई इरादा है या नहीं है? अभी तो खैर तनकीद ही सुनाई देती है दोनों तरफ से। देखिए, आज आपने देखा होगा कि कराची के अहम जो सियासी और जो कंस्टिट्यूंसीज को फाइट करते रहे, रजा हारून साहब और अनीस एडवोकेट साहब, उन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब कराची में उन्होंने लैंडिंग की है। तो आपने कॉन्ट्रास्ट देख लिया होगा कि कराची के जो इलेक्टेबल्स हैं उनका रुख किस तरफ है, और अगर दूसरी तरफ देखें तो एमक्यूएम भी लगता है आयमान शाय कर रही है और सीटों पर उनका इत्तेफाक भी नहीं हो रहा। तो इस वक्त जो अर्बन एरियाज की पॉलिटिक्स है वो लगता है कि वो तो पीपल्स पार्टी और हमारी अर्बन शहरियों से जो है
वो हमारे मुआहदे हो रहे हैं, ये बेशक आए। ऑब्वियसली सारा मुल्क जो है वो इलेक्टोरल फील्ड है और कहीं भी कोई भी जा सकता है, तो शहबाज शरीफ इज़ वेलकम। और हमारे जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो जैसे मैंने कहा वो तो यहाँ के इलेक्टेबल्स हैं, उनका आप और किसी भी अगर आपको देखना है कि हवाओं का रुख किस तरफ होता है तो आप इलेक्टेबल्स को वॉच करते हैं। और इलेक्टेबल्स जो है वो भारी तादाद में जहाँ उनको यहाँ पर स्पेशली सिंध में वो एक तसलसल से पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और उम्मीद भी उनकी पीपल्स पार्टी में है। ठीक है। अच्छा, ये एमकेएम के खालिद मकबूल सदीकी साहब ये कह रहे थे नफीसा साहबा कि मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान ज़हनी हमआंगी है, तो पहले यही ज़हनी हमआंगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ थी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो हमआंगी है कितनी कामयाब रहेगी आगे जाके, ये चलती नज़र आएगी आपको? देखिए, अगर नून और एमक्यूएम का अगर आपस में जो ताल्लुक रहा है अगर वो आपको देखना है तो माजी में आप देखें कि जब भी कराची में ऑपरेशंस हुई और एक कशीदगी का माहौल हुआ तो और बिलखुसूस एमक्यूएम के ऊपर जब शदीद दबाव का टाइम आया वो नून के साथ उनका इलाक़ था, उसके नतीजे में आया। तो अब खुदा खैर करे जो ये ज़हनी हम आएंगी कुछ और चीज़ में न तब्दील हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स एज आई सेड दे आर वेलकम। लेकिन एक ऐसी ज़हनी हम आएंगी है कि पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे हैं कि आज इलाक़ हुआ, आज एडजस्टमेंट हुई, लेकिन हो नहीं पा रही। अच्छा मैम, एमकेएम की जानिब से ये बारहा ये भी कहा जा चुका है, हमारे प्रोग्राम में भी कहा गया है कि 18वीं तरमीम में तरमीम की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि जी 18वीं तरमीम जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का कौम को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर ये बात 18वीं तरमीम पर आती है तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या कोई सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा? देखिए, कोई भी कानून जो है बिल्कुल इवन आईने पाकिस्तान में आप देखें कि कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो अगर कौम और मुल्क के फ़ायदे में कोई चीज़ है तो उसमें अमेंडमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक सूबाई खुद मुख्तारी का बात है और सूबे के हुकूक की बात है और पाकिस्तान के फेडरल ढांचे की बात है, उस पर मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के अवाम जो है जो सूबों में रहते हैं, सारे पाकिस्तान के अवाम सूबों में रहते हैं और उनको भी ये पता है कि पाकिस्तान का ओरिजिन जो है और पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम वफाक से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पर वफाक की बात होगी वहाँ पर तो यकीनन कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं हो सकता, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आइन में खुद में तरमीम हो सकता है तो 18वीं तरमीम तो अब आइन का हिस्सा है और उस आइन में बिल्कुल अगर तरामीम ऐसे हो जैसे बल्दियाती निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर एमक्यूएम चाहती है कि कोई तरामीम हो तो आई एम श्योर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो इस पे पहले भी मिल बैठे हैं। जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम का ताल्लुक है तो वहाँ भी हमने लोकल लॉ में भी चेंजेस किए हैं और स्ट्रेंथन किया है और आगे भी इसके ऊपर बात हो सकती है। तो बहुत ऐसे पहलू हैं आइन के, इस वक्त 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। आपको आइन में जो भी अमेंडमेंट्स किसी भी जमात को कोई भी आइडियाज है इस आइन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस पे तो ऑब्वियसली एक ओपन फील्ड है बातचीत का, उस पर कभी भी बात हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम आसिफा साहिबा को देखें तो कहते हैं ना कि बेटियां जो होती हैं माओं की परछाइयाँ होती हैं, तो बाकायदा बीबी नज़र आती हैं और वही जज्बा जिस तरह वो बात करती हैं ना सिर्फ देखने में बल्कि जब बात करती हैं गुफ्तगू करती हैं तो बीबी की झलक बाकायदा नज़र आती है। और इसके साथ साथ जब भी वो आवाम में आती हैं तो लोग उन्हें बहुत इज़्ज़त देते हैं, उनमें शायद बीबी का अक्स नज़र आता है। तो क्या वजह है कि अभी आसिफा साहिबा सियासत में प्रॉपरली कदम नहीं रख रही, क्योंकि कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए, लेकिन ये कि इलेक्शन कैंपेन में सुनने में आ रहा है कि वो आगे आगे होंगी, एक्टिव होंगे, अभी भी पैरल वो एक्टिव नज़र आती हैं, लेकिन क्या सियासत में बाकायदा कदम वो कब रखेंगी? देखिए, मुझे आप लोगों की समझ में नहीं आती। एक तरफ तो आप कहते हैं ओहो मौरूसियत हो गई, बहुत सारा मौरूसियत हो गई, एक ही खानदान में इतने मेंबरों को सीटें मिल गई। और जब अब आप आसिफा भी बिल्कुल हमारी पार्टी का असासा है,
वो भुट्टो ख़ानदान का, भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान का असासा है और वर्कर्स उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये पार्टी का फैसला है कि किसको कब फील्ड करना है। और इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके सामने हैं, सबने फील्ड किए हैं, और जो सही टाइम होगा, जो पार्टी समझेगी कि ये अब सही टाइम है, तो आसिफा बीबी को भी ज़रूर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देखा है नफीसा साहिबा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन के हक़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, उनको खुद मुख्तार बनाने की बाकायदा प्रैक्टिकली कोशिश की है और वो नज़र भी आई। तो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो इस बार ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर कुछ खास करने का इरादा है? देखिए, एक जो इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें मैदान में हैं, सबसे ज़्यादा तैयारी मंशूर के हवाले से पीपल्स पार्टी की है, और हमारे 10 नुकाती प्रोग्राम है। वैसे तो पूरा एक ढांचा और सबसे पहले मंशूर दिया भी आपकी जमात ने। जी, वो ये 10 नुकाती है सिर्फ वेलफेयर के हवाले से, और बहुत सारे और जो स्ट्रक्चरल प्लान्स हैं, और ये ऑब्वियसली तो डिटेल मंशूर आएगा। लेकिन इस वक्त जो 10 नुकाती प्रोग्राम है वो वेलफेयर बेस्ड है, और क्योंकि हमारी पार्टी का जो बुनियादी जो ढांचा है या बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक नीड्स की फिलॉसफी के ऊपर है कि बुनियादी सहूलतें जो हैं वो हर इंसान का राइट है, और वो रोटी, कपड़ा, मकान हो, इल्म हो, तालीम हो, रोशनी हो, ये सारी चीज़ें बुनियादी हुकूक हैं। और आप देखें कि इनमें ये सारी जो है इसमें हमारे मंशूर में दिए गए हैं, और इसमें मसावात की बात की गई है। जो भूख मिटाओ प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें भी मसावात है, हेल्थ केयर है, सोशल प्रोटेक्शन। जब हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का स्कोप बढ़ाएंगे तो वो तो 90 लाख खवातीन हैं उसमें जो रजिस्टर्ड है, तो उसको और उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग जो है वो होगी। तो इस वक्त जो वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और हर पहलू जो है वेलफेयर का, वो नौजवान हो, वो किसान हो, वो खवातीन हो, वो हमारे यूथ हो, सबको इन्वॉल्व किया गया है इसमें। अच्छा नफीसा साहिबा, ये जिस तरह अभी आपका मंशूर और ये नारा कि जी बिलावल आएगा रोज़गार लाएगा, यानी रोज़गार पर बड़ा फोकस किया गया, जिसकी वाकई हमारे यहाँ लोगों को ज़रूरत है। लेकिन अगर आने के बाद अगर आ जाते हैं, और ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन होगा कि 2018 में जब ये पीटीआई की हुकूमत थी तो सबसे ज़्यादा उनको इसी बात पे तनकीद सुननी पड़ी थी कि उन्होंने जो इतनी नौकरियों का और घरों का वादा किया था तो वो नौकरियां नहीं दे सके थे। तो प्रैक्टिकली कई बार होता है कि दावा किया जाता है, नीयत भी होती है, लेकिन जब डिलीवर करने का वक्त आता है तो वो मसाइल आड़े आ जाते हैं, वो डिलीवर नहीं किया जा रहा होता, तो बड़ी तनकीद का सामना होता है। तो जाहिर बात है अब इनकी भी आपने एग्जाम्पल जहन में रखते हुए ये बात की होगी, तो जो आपका होमवर्क होगा कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा। इतने रोजगार के मौके थोड़ा सा जरा समझा दें कि कैसे पैदा होंगे। बाकी तो डिटेल मैनिफेस्टो में होगी, और मैंने अभी ऑब्वियसली मैनिफेस्टो मैंने भी नहीं देखा, वो रूनुमा होगा। लेकिन ये जो 10 नुकात हैं, सिर्फ अगर इनको आप क्लोजली देखें तो इसमें रोजगार के बहुत पहलू हैं, और सबसे अहम पहलू तो ये है कि हमने कहा है, और हमने इस वक्त करके भी दिखाया है, हमने ये कहा है कि हम 30 लाख घर बनाएंगे। तो जब आप सोचें कि 30 लाख घर बनेंगे, उसमें यकीनन 5 साल तो लग ही जाएंगे, और उसमें आप 30 लाख घरों में एक एक घर मीन्स मे बी स्मॉल यूनिट, 1 रूम यूनिट, 2 रूम यूनिट, जो इस वक्त सिंध में बन रहे हैं। इस वक्त सिंध में सिर्फ मेरा एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात बता रही हूँ, उसमें 2 लाख घर मीन्स स्मॉल शेल्टर, 1 रूम शेल्टर है। इस वक्त 30 लाख 2 लाख सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। तो जब 30 लाख इस मुल्क में बनेंगे तो आप मुझे बताएं, सिर्फ एक आपके घर पर आपके कुछ 4, 5, 8 आपके लेबरर्स तो वहाँ होंगे, आप उसमें सिर्फ देखें कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और उसके बाद फिर हमने 1 साल की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी है रियासत की तरफ से कि जो बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनको 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी उनको मिलेगी, और उनको एक वजीफा मिलेगा। उसके साथ साथ यूथ मरकज भी हैं, और यूथ मरकज बेसिकली दीज आर करियर काउंसलिंग सेंटर्स। तो हम नहीं चाहते कि सिर्फ सरकारी मुलाजमतें, बिकॉज वो फिर आपकी हुकूमत अंडर प्रेशर आ जाती है, आपका पूरी गवर्नमेंट जो है बैठ जाती है। तो सिर्फ सरकारी मुलाजमतों वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, जैसे ये प्रमोशन ऑफ हाउसिंग, 30 लाख यूनिट बनेंगे
तो कितनी आपकी हाउसिंग प्रमोट होगी। और इस तरीके से आपके यूथ मरकज होंगे तो बच्चों को हम बाहर भी भेज सकते हैं। तो अब मजीद जो पूरा मैनिफेस्टो आएगा तो यकीनन प्रोडक्टिविटी, जब ज़राअत को हम प्रमोट कर रहे हैं, जो छोटा खातेदार है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो यकीनन फिर ज़राअत में भी आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो ये मुख्तलिफ पहलू है जिसके तहत आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अच्छा नफीसा साहब, कल मेरे साथ प्रोग्राम में राजा परवेज़ अशरफ साहब थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जितने भी मसाइल हैं उन पे फोकस करना चाहिए। ये जो तनकीद है, इधर से ईंट उधर से उठा के पत्थर मार दिया, इससे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। मईशत के हवाले से वो बात कर रहे थे कि जी मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए, जो भी हुकूमत में आता है। अब वोट देखते हैं किसको मिलता है ज़्यादा। और एक तासुर ये भी सामने आ रहा है, कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं सूरत हाल को देखते हुए कि शायद मखलूत हुकूमत नज़र आएगी, किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मईशत होगा, इकॉनमी होगा। तो आप क्या समझती हैं कि मईशत आने वाली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अगर गुज़िश्ता आप देखें, दो हुकूमतें गुजरी हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, जब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, आपका जो बुनियादी आपका रिसोर्स है, जो आपका मेजर इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो आपका खुद जो सिटीज़न है, जो शहरी है, वो हमारा जो रियासत का रुकन है, वो हमारा बुनियादी सुतून है मईशत का। तो जब हम उनके ऊपर जहाँ उनकी तालीम, जहाँ उनकी सेहत, जहाँ उनके रोज़गार के मौके, जहाँ उनकी सोशल सिक्योरिटी हम नहीं दे पाएंगे और उनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, तो आपकी मईशत कहीं से भी आपकी जो पैदावार है वो पायदार नहीं हो सकती और नहीं आपका माशरा कुछ पैदा कर सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये जो 10 नुकात हैं, आप देखेंगे इसमें फोकस आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है। एंड आई एम श्योर कि वही गेम चेंजर होगा जब हम अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी तालीम, उनकी सेहत, ठीक है नफीसा साहिबा, वक्त की कमी है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा आपके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।